Good afternoon to all of you and welcome to all of you in such a unit of BPSC concept वाला। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो आप लोग की एग्जामिनेशन भी होने वाली है दिसंबर मंथ में। तो हम लोग इसी एग्जामिनेशन को फोकस्ड करते हुए आप जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं बिल्कुल ये एक पैनल पे लगी हुई है कि आपकी टॉप 50 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अभी करवाई जाएगी। यानी ये आप कह सकते हैं कि आप इसे रिविजन भी मान सकते हैं क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, करंट तो आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अभी जो होगी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी जनवरी मंथ से हम लोग लेकर के 10th ऑफ दिसंबर तक हम लोग करंट करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में ये होता है कि 1 वीक बिफोर के भी क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है, ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है। तो हम लोगों का ये टारगेट है कि एक भी क्वेश्चन जो है हम लोगों के रेंज से बाहर ना हो, एज मच एज क्वेश्चंस को हम लोग कर सके। ओके, इस टारगेट के साथ, इस लक्ष्य के साथ बढ़ते हैं क्लास की और स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी मंथ। ओके, जनवरी मंथ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, अगर आप लोग को क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किस टॉपिक के रिगार्डिंग कहीं कुछ समझने में, कहीं समझ में बाई चांस नहीं आया तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। किस संस्था ने उत्कर्ष 2 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की? ऑप्शन दिया गया है इसरो, भारतीय रिजर्व बैंक, DRDO, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें चूज करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? RBI। ओके, RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्कर्ष 2 नाम से अपनी एक मध्यम अवधि की रणनीति की किसने एक रूपरेखा की शुरुआत की? इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2023 से लेकर यह 25 तक का इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, किसको लॉन्च कब किया गया था? तो 38 ऑफ दिसंबर ओके, 38 दिसंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया। ये तो बात हो गई उत्कर्ष 2 की, यानी दैट मीन्स इससे पहले कोई उत्कर्ष फर्स्ट भी होगा तो उसे हमें फर्स्ट नहीं लिखना है, उसे केवल हम लोग उत्कर्ष लिखेंगे, केवल उत्कर्ष। और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे कब लॉन्च किया गया इस उत्कर्ष को? इन 2019 एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस उत्कर्ष वाज फ्रॉम 2019 टू 2022। ये रही इसकी टाइम पीरियड, ये इसकी रही टाइम पीरियड। क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करते हैं RBI के ऊपर आते हैं। RBI, ठीक है, RBI जिसकी अगर बात की जाए कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, क्योंकि RBI को लेकर के सबसे पहला सवाल यही आता है कि वर्तमान में इसमें इसके गवर्नर कौन है। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो न्यूज में काफी चर्चा में रहा इन दिनों। जैसे अभी क्या किया गया था, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की गई थी, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो यहाँ पर जो नियुक्ति की गई, तो उनका नाम क्या है? मुनीश कपूर। अगर बात की जाए ED यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मुनीश कपूर। मुनीश कपूर। इसके अलावा एक नियुक्ति और की गई जो वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग कभी कंफ्यूज कर जाएं। ध्यान रखिएगा कि इस RBI के अंतर्गत भी बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत एक आपका जो नियुक्ति की गई है वो है मनोरंजन मिश्रा जी की। मनोरंजन मिश्रा, जिनको RBI के तहत 3 विभाग दिया गया। मनोरंजन मिश्रा, कौन कौन सा विभाग था? इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन विभाग रहा इनके अंतर्गत। इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन विभाग रहा। जोखिम निगरानी यानी रिस्क मॉनिटरिंग, जोखिम निगरानी की विभाग भी इनको दी गई। ओके, इस प्रकार से इसके क्या रहे? ये अगर बोला जाए तो इस 3 विभाग के ये क्या रहे थे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन रहे? मनोरंजन मिश्रा। तो अगर आपके एग्जाम में ये 3-4 वर्ड्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है जितने भी नाम होंगे RBI से रिलेवेंट करके ही क्वेश्चन में देगा। तो करना क्या है? शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर है, ED मुनीश कपूर, ये ध्यान रखना है। और अगर डिपार्टमेंट वाइज पूछ ले तो मनोरंजन मिश्रा जी का नाम यहाँ पर आएगा। अब बात आती है कि RBI का गठन कब किया गया था? RBI का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल। इसका गठन 1 अप्रैल 1935। ओके, 1 अप्रैल 1935 का इसका गठन किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण इन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, और किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत? तो आप इसको लिख सकते हैं, एक्ट था आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, या मैं इसे शॉर्ट में यहां लिख दे रही हूं, ये होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम या एक्ट 1934। ओके, 1934 के तहत
क्या की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। इस एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। ओके, हालांकि चूंकि हम लोगों ने अभी जो टॉप 50 क्वेश्चंस के क्लास को स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे भी इंफॉर्मेशन आपको आएंगे। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे और इतनी श्योरिटी रखिए, मेरी तरफ से भी पूरी ये कोशिश रहेगी कि एज मच एज इंफॉर्मेशन आप तक जा सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आ सके, सिलेक्शन ले सके। चलिए, ये हो गई। अब बात आती है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की संस्कृति यानी कल्चर क्या है, गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले HR केशव मूर्ति का हाल में ही निधन हो गया है। ओके, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, ये क्या बोला गया है, संस्कृति। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि गमका का संबंध किससे है, गमाका क्या है, इसका संबंध किससे है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यह क्या है, वन काइंड ऑफ कल्चर है, संस्कृति है। ठीक है, इसका संबंध किससे इसका संबंध रहा है, HR केशव मूर्ति। ओके, इनका संबंध इससे रहा है जिनकी भी डेथ भी हो गई है। अब बोला गया है कि ये किस राज्य के हैं, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के। ओके, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए इनके बारे में तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री। ओके, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आखिर ये गमका जो है क्या है, ये वन काइंड ऑफ योर अलंकरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना अलंकरण। जैसे आपका एक नोट है, एक नोट और दो नोट के बीच जो अलंकरण किया जाता है, उसे ही क्या बोला गया है उसे ही बोला गया है आपका मतलब समझ सकते हैं कि वो आपका गमका है। ठीक है, अलंकरण ही, गमका का संबंध किससे है, अलंकरण से, अलंकरण। ओके, ये हो गया आपका, अलंकरण को संदर्भित करता है। क्लियर, बस समझने के लिए है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। एक नोट पर हो या दो नोट के बीचों में जो अलंकरण किया जाता है उसे भी आप गमका कह सकते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, प्यूमा इंडिया ने हाल में ही किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर का क्या एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दे रही हूँ। जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे वो एक टाइम पीरियड देकर के पूछेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल का ही अगर आपको बताऊं तो अभी सौरव गांगुली को बना दिया गया है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर, किसकी जगह पे, शाहरुख खान को। शाहरुख खान कहाँ पे थे, तो पहले वो क्या रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसके थे, ICC के रहे। तो इस तरह से जो चीजें होती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लगातार इनमें चेंजिंग आती रहती है। ऐसा नहीं कि केवल एक फिक्स्ड रट लिया तो रट लिया, ये चेंज होते रहते हैं। किस मंथ का पूछ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या है, प्यूमा इंडिया ने हाल में ही किस अभिनेत्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किस अभिनेत्री को। ऑप्शन है कैटरीना कैफ, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, सुष्मिता सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। ओके, अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया, प्यूमा आप लोग देखते होंगे, प्यूमा के कपड़े, टी शर्ट पहनते हैं प्यूमा का, या आप लोग कोई स्पोर्ट्स वियर शूज वगैरह जो पहनते हैं वो भी प्यूमा की आती है ना, ब्रांड है अपने आप में। तो खैर इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात की जाए अगर कैटरीना कैफ को एक्चुअली एक जापानी कंपनी है। ओके, जापानी कंपनी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जापानी कंपनी का नाम क्या है, एक जापान की कंपनी है। ओके, जापानी कंपनी यूनिक्लो कर ले। ओके, यूनिक्लो, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, कैटरीना कैफ को। दिया मिर्जा की अगर बात की जाए तो इनको क्या किया गया है, ऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक बेबी बियर ब्रांड। ओके, बेबी बियर ब्रांड है ग्रीन इंडिगो। इसमें क्या है, इन्वेस्टर भी हैं और प्लस यानी निवेशक भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, एंड ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ओके, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इन्वेस्टर के साथ साथ ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कौन, दिया मिर्जा। और सुष्मिता सेन तो खैर सभी कोई जानते हैं कि ये क्या है, इंडिया फर्स्ट मिस यूनिवर्स, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, फर्स्ट मिस
यूनिवर्स। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको आप लोग सभी कोई जान रहा है सुष्मिता सेन के बारे में, तो ये इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करंट न्यूज के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग ऐसा करेंगे कि जब आप क्लास देख रहे होंगे तो फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए इसके, क्योंकि टाइम कम है आपको करना है इतने सारे क्वेश्चंस को, लेकिन कोशिश कीजिएगा एज मच एज रिवीजन करने की। रिवीजन हमारे सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेक्शन में वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन रिवीजन का बहुत एक बड़ा कह सकते हैं या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं। नाउ किस संस्थान ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी जारी की? किससे संबंधित है? बैंकों से संबंधित है। देख लेते हैं क्या है। वित्त मंत्रालय, ओके, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग नीति आयोग, विश्व बैंक, ओके। चलिए तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरबीआई, अगेन क्या होगा? आरबीआई। आरबीआई ने बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी जो है ये जारी किए हैं। अब बात आती है, मैंने भी आपको बताया कि आरबीआई के कौन है अध्यक्ष? शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और इसकी बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? हम लोगों ने इसको नहीं लिखा था, चलिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी लिख लेते हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए मुंबई यानी महाराष्ट्र, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नीति आयोग जिसकी गठन कब किया गया था? 1 जनवरी इन 2015, ओके। नीति आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष हमें पता है एज यूजुअल फिक्स्ड है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, ओके। बात आती है इनके उपाध्यक्ष की, तो इनके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, या सुमन बेरी भी लिख सकते हैं, सुमन के बेरी या सुमन बेरी भी डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। और अगर बात की जाए इनके सीईओ की, यानी कार्यकारी जो कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, सीईओ की बात की जाए तो कौन है? BVR सुब्रमण्यम, VVR सुब्रमण्यम, ओके। BVR सुब्रमण्यम कौन है? BVR सुब्रमण्यम, क्लियर। नाउ ये हो गई आपको नीति आयोग को लेकर के। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक जो जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई? 1945 में। और इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है उसी समय IMF की भी स्थापना हुई है, यानी सेम ईयर। इसलिए बता रही हूँ, याद रखना आसान हो जाएगा। अगर वर्ल्ड बैंक है तो इसके साथ IMF को भी याद रख ले, ओके, IMF को भी याद रख ले। और अगर IMF याद है तो इसके साथ UNSC को भी ध्यान रख ले, UNSC को भी, ठीक है। ये तीन इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक, UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एंड आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। नाउ इन 1945 में इन तीनों ही का ही एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब बात आती है चूंकि इसके कितने कंट्रीज है, इसके सदस्य देश कितने हैं विश्व बैंक के? 193। इसमें कितने हैं? 193 इसके जो हैं सदस्य देश हैं। और पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? अजय बंगा। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ओके, अजय बंगा। चलिए ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और बस इतना ही है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि आगे क्या आता है। वित्त मंत्रालय के अगर पूछा जाए कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है ना। शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट ही होगा, तो लिख लेते हैं वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आ गया क्वेश्चन, ने हाल में ही कितने वर्षों के बाद म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है? इस एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इसने कुछ पहले अपना प्रस्ताव दे रखा था, तो अब ये कहना कि कितने वर्षों के बाद उसने इस प्रस्ताव पर म्यांमार को अपनाया है। ऑप्शन है आपके पास 44 years, 44 years, 54 years, 64 years एंड 74 years। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 years, 74 years, ओके। चलिए अब बात आती है
कि आखिर वो प्रस्ताव था क्या, क्या ऐसा प्रस्ताव था जिसको पुनः जो है अपनाया गया है, 74 ईयर्स के बाद अपनाया गया, आखिर वो प्रस्ताव था क्या। ठीक है, तो म्यांमार में लगातार आप लोग न्यूज में भी देख रहे हैं कि म्यांमार हो गया, मणिपुर हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है हिंसा जो है काफी ज्यादा मतलब हिंसा प्रभावित क्षेत्र हो चुका है। तो इसलिए बोला गया है कि हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई, इनके प्रस्ताव में हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई। और आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की कौन थी, नेता रह चुकी हैं आंग सान सू की, उनके सहित अन्य जो जिनको राजनीतिक कैदियों को, जिनको राजनीतिक बोल सकते हैं कि जिनको कैद किया गया है या कैदियों की, उनकी रिहाई की मांग की गई है ना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई। ये इनका प्रस्ताव था, ये आप लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है कि आखिर वो प्रस्ताव क्या हो सकता है जिसके बाद फिर 74 ईयर्स के बाद पुनः म्यांमार को एक्सेप्ट कर लिया गया या इसको मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें शामिल हो गया। तो ये उसके प्रस्ताव रहते कि हिंसा को समाप्त करो और आंग सान सू की सहित अन्य राजनीतिक कैदियों को क्या करो, पुनः इसकी रिहाई की बात की गई। अब बात आती है यूएनएससी को लेकर के। ओके, यूएनएससी, यूएनएससी आप लोग इसको फिर से लिख लें। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, इन 1945 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, यानी यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओके, इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि इसके परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो भी आप लिख लें। ठीक है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लेता है, श्योरिटी तो नहीं है बट कभी ये आ भी सकता है। इसमें टोटल एक्चुअली 15 मेंबर्स हैं, टोटल तो 15 हैं, लेकिन 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब वो अस्थायी तौर पर रहते हैं, और बाकी जो रेस्ट 10 हैं वो अस्थायी हैं। ठीक, तो अस्थायी वाले जो हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, अस्थायी सदस्य। ओके, अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य लिख लें, जो कि आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं, चीन, सेकंड में फ्रांस है। आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में ही लिखना है इसको आपको। रूस, फोर्थ ब्रिटेन, एंड फिफ्थ है आपका यूएसए, यानी आप इसको अमेरिका कर ले। ओके, अमेरिका कर ले, ठीक है। बाकी 10 तो इसके अस्थायी सदस्य जो कि केवल हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। 10 जो इसके अस्थायी सदस्य, यानी टोटल इसमें कितने हैं, 15 मेंबर्स हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 इसके नॉन परमानेंट है, जो एवरी 2 ईयर्स पे ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी बदलते रहते हैं। ओके, और इनका काम क्या है, चूंकि किसको लेकर के है, सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है, तो इसके अंतर्गत इसके जितने भी आपस में अगर बोला जाए कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं, इसके टोटल कितने, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में 195 कंट्रीज हैं इन वर्ल्ड। कह सकते हैं कि पूरे विश्व में 195 कंट्रीज है, और उस 195 से 193 जो है आपके क्या है, इसके सदस्य हैं। 193 जो है इसके सदस्य हैं। तो इनका क्या करना है, इनमें इस आपस में ये जो सदस्य हैं, इनमें क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना है, बनाए रखना है। इनका काम क्या है, यूएनएससी का काम क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इनको क्या करना है, बनाए रखना है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आप लोगों को लगे कि कुछ कहीं इन्फॉर्मेशन छूट रहा है या कुछ और जानना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है करंट अफेयर्स, ऐसा बोला जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये एक समुद्र है ना, तो इसको पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ये नहीं कि बस कुछ भी उठाया पड़ता रहा, वो नहीं, एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप पार कर जाएंगे। नाउ पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, एंड द लास्ट वन लाला लाजपत राय। ओके, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, यह 23 ऑफ जनवरी, 23 ऑफ जनवरी। ओके, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इनका जन्म कब है, 23 ऑफ जनवरी इन 1897। ओके, इन 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1897। ओके, और इनकी 124वीं जयंती आई, तब बोला गया कि अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से पराक्रम दिवस जो है यह मनाया जाएगा। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही पराक्रम दिवस जो है यह मनाया जाता है। अब बात की जा रही है
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, जिनको कि क्या बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, लौह पुरुष, लौह पुरुष। हालांकि इनके बारे में भी इतिहास, इनका इतिहास भी कोई कम नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे। तो लौह पुरुष कहा गया है इनको, और इनकी अगर पूछा है इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन जो इनका भी करंट से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जिस तरह से पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य, सॉरी, ना कंटिन्यू करते हैं क्लास को, चलिए। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 31 ऑफ अक्टूबर, 31 ऑफ अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन क्या है, पटेल जी की जयंती है। 31 अक्टूबर पटेल जी की जयंती है। इनका अगर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 1875 है ना, 1875। ऐसा भी कंपेयर किया जा सकता है कि अच्छा पटेल जी जो है सुभाष चंद्र बोस से कितने इयर्स बड़े थे, क्योंकि इनका 97 है और ये 75 है। नाउ तो एकता दिवस हो गई। अब यह एकता दिवस जो है कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? इन 2014, 2014 से जो है यह मनाया जा रहा है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, 2014 में। नाउ नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह के ऊपर आते हैं, यहां देख लेते हैं क्या है भगत सिंह। ओके, भगत सिंह की डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, 18 ऑफ सितंबर 1907। और अगर बात की जाए कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे शायद लिखना भी पड़े वो, है ना, कि 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। तो जस्ट लीव इट, इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। और इनका एक बहुत चर्चित नारा है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। इनका नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। वो काफी चर्चित नारा है इनका, इनकलाब जिंदाबाद। ओके, इनकलाब जिंदाबाद। क्लियर? ये इनका नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, नौजवान भारत सभा, मैं यहां लिख दे रही हूं, ठीक है, नौजवान भारत सभा इन्हीं का है, नौजवान भारत सभा। ये एग्जाम में आपके आते हैं, इवन मैं एसआई के लिए ही बता रही हूं, इसे मैं एसआई के लिए ही बता रही हूँ। नौजवान भारत सभा किसकी है? नौजवान भारत सभा। ओके, एंड द लास्ट वन लाला लाजपत राय, जिनको क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? पंजाब केसरी। इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन इतना भी रहने दें, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से इनको जाना। कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ, हालांकि आप बिहार ऐसा ही देंगे तो वहां पे लोक नायक, जयप्रकाश नारायण, ये सब बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पंजाब केसरी या इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आते रहते हैं वहां पे। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? फर्स्ट है कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें आपको याद क्या रखना है? देखिए होता क्या है आखिर ये होता क्या है? बिजनेस 20 गुजरात में क्या किया गया? चलिए पहले सबसे पहले हम उसका आंसर देख लेते हैं। इसको कहाँ किया गया है, कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो ये गुजरात के, कहां पर? गुजरात के या गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, किया गया। कब? ओके, नाउ एक्चुअली यहाँ क्या किया गया था कि 15 बैठक की गई थी। यहाँ क्या किया गया था? 15 जो है बैठक की गई थी, और 15 बैठक बिजनेस 20 को लेकर के। और किसके अंतर्गत था ये? G20 के तहत आप देखेंगे कि अनेकों सम्मेलन किया गया है ना। आई थिंक मोर देन 200 ट्रिप सम्मेलन किए गए। तो उन्हीं में से जो आपका बिजनेस 20 आप देख रहे हैं, ये सम्मेलन भी किया गया था। यहाँ पे 15 बैठक की गई थी, जिसमें से की फर्स्ट बैठक था। ओके, उन बैठकों की इसमें से ये पहली बैठक थी बिजनेस 20 को लेकर के, जो कि गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब किसके अंतर्गत था ये? G20 के। किसके अंतर्गत था? तो यह G20 के अंतर्गत किया गया था। G20 के उपलक्ष्य में या अंतर्गत, जैसा भी आप इसको समझ सके। तो G20 की अगर बात आती है, आप ध्यान रखिएगा कि 2024 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, ब्राजील। ब्राजील करेगा इसकी अध्यक्षता। इवन
इसमें क्या किया गया है, अफ्रीका यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीका यूनियन या आप कह सकते हैं AU को शामिल किया गया, और इस AU में कितना देशों का समूह है, ये 55 कंट्रीज का है, इसलिए G20 अब क्या हो जाएगा, फिर G21 हो जाएगा। ओके, G21 हो गया। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग, जो एग्जाम में आपके पूछ सकता है, वो है एक वर्ड है आपका ट्राइका। ट्राइका यहाँ पे पूछा जा सकता है। ट्राइका क्या है? ट्राइका का मतलब होता है बीता हुआ वर्ष, वर्तमान का वर्ष और भविष्य का वर्ष, यानी इन 3 वर्षों के बैठकों को ट्राइका बोला गया है, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्राइका हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पर एक दिल्ली घोषणा पत्र को भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन को, दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इस G20 में आपको इतना तो पता ही है कि 19 देश प्लस 1 EU का था सम्मेलन, समूह था ये, लेकिन अब इसमें अफ्रीका यूनियन भी शामिल हो गया है। और यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? 27 है, जिसमें 28 था, ब्रिटेन हट गया तो वो 27 हो गया। इस छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए, दिल्ली घोषणा पत्र में अगर बात की जाए कि किन बातों पर सर्वसम्मति सहमति बनी थी इनके बीच में, तो फर्स्ट था आपका रूस यूक्रेन तनाव, खाद्य सुरक्षा वगैरह को लेकर के इनमें चर्चा किया गया, और इन सभी मुद्दों पर क्या हो गई थी, इनमें आपस में सहमति जो है वो बनी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पे एक शेरपा को भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत, इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स या विश्व पर्यावरण कह सकते हैं अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, एक्चुअली ये जग मिशन है क्या, किससे संबंधित है जग मिशन? आप लोग झुग्गी झोपड़ी का नाम सुने होंगे, झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया, है ना, स्लम एरिया सबने देखा, मूवीज में आपने देखा होगा। इनफैक्ट आपने खुद, ऐसा नहीं कि मूवीज में ही देखोगे, रियलिटी में भी आपने देखा होगा, आसपास कहीं तो होगा झुग्गी झोपड़ी, आपने देखा होगा। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, इसकी एक प्लानिंग आई, इसने एक प्लान किया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, ओके, क्या करना है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व, ये ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है, भूमि स्वामित्व, ओके, भूमि स्वामित्व होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा, और झुग्गी झोपड़ी उन्नयन शामिल है इसमें। स्वामित्व, भूमि स्वामित्व प्लस झुग्गी झोपड़ी, इसका उन्नयन करना मतलब इसको खत्म करना, उन्नयन करना यानी इसको खत्म करना। ये 2 प्रोजेक्ट के ऊपर है ये आपका यह जग मिशन, जो मिशन लाया गया, जग का मिशन। जग यानी क्या होता है? संसार। तो क्या करना है, पूरी दुनिया के भूमि स्वामित्व प्लस झुग्गी झोपड़ी, पूरी दुनिया का मतलब क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व होना चाहिए, और झुग्गी झोपड़ी का उन्नयन करने के उद्देश्य से, यानी कहा जाए, अगर इसका एक लाइन में इसको अगर कहा जाए तो क्या बोल सकते हैं, झुग्गी में जो रहते हैं, या कह सकते हैं उनको झुग्गी वासियों का, झुग्गी वासियों, एक लाइन में अगर बोला जाए तो झुग्गी वासियों के जीवन को क्या करना, सशक्त बनाना। सशक्त बनाना, ओके, ये है आपके जग मिशन का उद्देश्य, ये है आपके जग मिशन का उद्देश्य, झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना। क्लियर? नाउ अब बात आती है, चूंकि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक अभी हाल में ही उड़ीसा में 3 दिवसीय यात्रा पे, यानी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी उड़ीसा की हैं, और अभी ये हाल में ही 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गई थी? उड़ीसा दौरे पे गई हुई थी। उड़ीसा में कहाँ पर? संबलपुर में गई हुई थी, संबलपुर दौरा इनका अभी 3 दिवसीय दौरा रहा है। ओके, नाउ इन्होंने वहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभियान वगैरह जो है लेकर के आ रही है बच्चों के लिए, ऐसा उन्होंने वहां पर कुछ एक प्रोजेक्ट वहां भी स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि भारत का यह पहला, भारत का क्या है? पहला स्लम मुक्त, क्या है यह? स्लम, पहला स्लम मुक्त राज्य, ओके, बनाने की महत्वाकांक्षा है इसकी। भारत का पहला स्लम मुक्त राज्य बनने की ओर ये अग्रसर है और इसकी महत्वाकांक्षा भी है, तो डेफिनेटली क्या होगा? सक्सेस होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने हाल में ही किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश। तो भारत ने किसके साथ किया है यह समझौता? ऑस्ट्रिया के साथ किया है, ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों किया है आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, किस लिए है ये? व्यापक प्रवासन, यानी जो अवैध प्रवासी है ना, जो अवैध प्रवासन है, अवैध प्रवासन, मुद्दा बस ये याद रखिएगा, अवैध प्रवासन को क्या करने के लिए, इसका अवैध प्रवासन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मुकाबला करने के लिए उपयोगी हो सकता है। अवैध प्रवासन को रोकने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए क्या लाया गया है आपका? व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता। किसके साथ किया इसने? ऑस्ट्रिया। इससे पहले किसके साथ कर चुका है? यूके के साथ हो चुका है, फ्रांस के साथ हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी के साथ भी ये समझौता किया जा चुका है, एंड फिनलैंड के साथ भी किया गया है, फिनलैंड के साथ भी। ठीक है, ये समझौते जो है पहले ये हो चुके हैं। अब भारत ने किसके साथ किया है? ऑस्ट्रिया के साथ किया है। कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, हम लोग हालांकि आगे पढ़ेंगे, फिर भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका ने क्या किया है भारत के साथ, भारत सहित इसने क्या किया है? श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों को निःशुल्क इसने वीजा प्रोवाइड कराया है। ओके, और कब तक है यह आपका पायलट जो प्रोजेक्ट है, कब तक है ये? 31 मार्च 2024 तक है, ये ध्यान रखना है। यूएई की बात की जाए, यूएई यानी ये भारत का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ओके, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भागीदार देश तो है ही, इसके अलावा और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर करीब आपके अगर बोला जाए तो बहुत सारी चीजें अभी की गई हैं। जैसे यूएई में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से बाहर किसी आईआईटी की परिसर की स्थापना की गई है, भारत से बाहर। तो वह आईआईटी कौन सी थी? पहली आईआईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास है, जिसकी स्थापना उसकी परिसर की, ऐसा नहीं कि आईआईटी को वहां जाकर, आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना तंजानिया में की गई है, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। दूसरी कौन सी आईआईटी है? आईआईटी दिल्ली, इसकी परिसर की स्थापना भी कहाँ की जा रही है? आपके यूएई यानी अबू धाबी। कहाँ की जा रही है? आईआईटी परिसर, सॉरी, आईआईटी परिसर, आईआईटी दिल्ली, इसकी स्थापना अबू धाबी में की जा रही है। ठीक है, इस परिसर की स्थापना। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्लास ले रही हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बस एक तरफ बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी रिगार्डिंग इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे अभी संयुक्त अरब अमीरात को लेकर के। अगर इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, तो इससे पहले कौन सा है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में यूएई है, एंड फोर्थ में आपका सऊदी अरब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बांग्लादेश की अगर बात की जाए, भारत और बांग्लादेश की, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो और उन राज्यों में सबसे लंबाई किसकी अधिक है? तो पश्चिम बंगाल की है। और त्रिपुरा की बात की जाए तो 3 ओर से किसके साथ घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। और राज्य कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड आपका त्रिपुरा। ये ऐसे 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन ऐसा राज्य है जो 2025 तक पहला ग्रीन राज्य, ये ध्यान रखना है, पहला ग्रीन राज्य। एक चीज और है, जिस क्वेश्चंस में पहला, पहली, फर्स्ट लग जाए वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात की गई है कब तक करना है? 2025 तक करना है। क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में सेम यही पूछे, इस पर भी बेस्ड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अब पूछा है लक्ष्य किसका है? 4 ऑप्शन है, आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए सीएम की, तो कौन है हिमाचल प्रदेश का सीएम? कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू।
सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, सुक्खू, सुक्खू, ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब यहाँ पे क्या किया गया है, बोल रहा है 2025 तक, तो इनका टारगेट है 2023 और 24, ओके, 2023 से 24 तक कम से कम कितना है, 500 मेगावाट, इतनी की क्या करनी, इतनी कैपेसिटी वाली सौर परियोजना स्थापित करनी है, यानी सोलर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करना है, सोलर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है, ओके, कितनी, 500 मेगावाट कैपेसिटी की। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। FIH यानी क्या हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है टाटा फाउंडेशन, JSW फाउंडेशन, JSP फाउंडेशन, गुजरात फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा JSP फाउंडेशन के साथ इसने ऐसा किया है। FIH यानी क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ओके, ये होती है फुल फॉर्म FIH की। अब बात आती है कौन सा एडिशन है, बोला गया है हॉकी पुरुष विश्व कप, तो एडिशन कौन सा है ये, कि कौन सा एडिशन है ये, 15th एडिशन है, 15th एडिशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कहाँ खेला गया, तो आपका ये हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, एंड दूसरा हो जाएगा आपका भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम, आप यहां लिख सकते हैं कलिंगा स्टेडियम, ओके, कलिंगा स्टेडियम, एंड अनदर वन राउरकेला। राउरकेला में कौन सा स्टेडियम है, बिजू पटनायक स्टेडियम, बिजू पटनायक स्टेडियम, ओके, बिजू पटनायक स्टेडियम। यहां पर इन दो जगहों में क्या किया गया, यह जो है आपका कप खेला गया था, ओके, इन दो जगहों में। और भारत जो है, भारत ने क्या किया है, भारत ने 4th टाइम इसकी मेजबानी की है, 4th टाइम, 4th टाइम यानी 4th टाइम मेजबानी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 4th टाइम इसकी मेजबानी किया गया है, ओके, 4th टाइम, ये ध्यान रखिएगा इसको, इसके रिगार्डिंग। FIH जो आपकी पुरुष विश्व कप है, हॉकी पुरुष विश्व कप यानी हॉकी मेल जो आपका वर्ल्ड कप है, इसके रिगार्डिंग इसको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, एनी डाउट टू एनीवन, अगर किसी को भी कोई डाउट होगी तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने, ओके, क्या दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार, क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा MP। MP ने शुरुआत किया है, MP के कहां पर, टीकमगढ़ जिले, MP के टीकमगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है। और कौन सा है, तो आपका बकमपुरा पंचायत, कौन सा है, बकपुरा पंचायत, ओके। हालांकि इतना पूछना डाउट है, MP ध्यान रहेगा तो काफी है, ठीक है यहाँ पर। और MP की अगर बात की जाए, CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। बिहार इस तरह के क्वेश्चन बहुत वो पूछता है, राज्यपाल CM कौन है ना, मैच करने के लिए दे देता है आपको, एक तरफ स्टेट दे देगा, एक तरफ स्टेट दे देगा और एक तरफ आपको क्या करेगा, CM के नाम देगा, और मैच करने के लिए बहुत करता है बिहार, खास करके ऐसा है, ठीक है। अगर बात की अभी क्या हुआ है, MP में इलेक्शन भी चल रहा है ना, इलेक्शन चल रहा है, तो MP की अगर बात की जाए, सीट कितनी है MP में, विधानसभा से 230 सीट्स है, कितनी है, 230 सीट्स है MP में। चलिए एक इन्फॉर्मेशन बस ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन हुआ है तो उसके रिगार्डिंग का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि किस राज्य सरकार ने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसका क्या मतलब होता है, इस मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसका मतलब क्या होता है, आवासीय भूमि के लिए निःशुल्क पट्टा देना, क्या है यह, आवासीय भूमि के लिए निःशुल्क पट्टा, भूमि के लिए निःशुल्क पट्टा,
निशुल्क पट्टे, ओके, निशुल्क पट्टे वितरित करना या देना, जो भी व्हाटएवर आप लिख सकते हैं, आवासीय भूमि के लिए निशुल्क पट्टे। ठीक है, इस योजना का मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीटें 230। इसके अलावा एमपी में खैर हालांकि बहुत सारी चीजें हुई है यहाँ पे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, एमपी के सांची, जो कि एमपी का रायसेन जिले का सांची, जहां इसे क्या किया गया है, फर्स्ट ये क्या है, सोलर सिटी, पहला सौर शहर कौन सा है, एमपी का सांची, फर्स्ट सोलर सिटी सांची। ओके, क्या है ये, फर्स्ट सोलर सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी, इस सिटी शहर। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, ये तो पूरे भारत की अगर बात की जाए कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा है, अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो क्या नाम आएगा, अयोध्या। अयोध्या, ओके, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है, अयोध्या। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है ये फर्स्ट सोलर सिटी। इस डाउट को आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। और एज मच एज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, आप लोगों को अभी तो रिकॉर्डिंग जो वीडियो है अपलोड की जा रही है, लाइव क्लासेस इसी की स्टार्ट हो जाएगी, क्लास में रहिएगा, कोशिश कीजिएगा एज मच एज क्वेश्चंस को रिप्लाई करें और रिविजन करके आइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने आप से क्वेश्चंस का आंसर देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। मशहूर आर्किटेक्चर और किस पुरस्कार से सम्मानित बालकृष्ण दोषी का हाल में ही निधन हो गया है। ऑप्शन है ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण एंड लास्ट में है भारत रत्न। ओके, भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। बोला गया है मशहूर आर्किटेक्चर और किस प्रकार से सम्मानित, क्या है, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, ये बहुत चर्चित नाम है, क्यों है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा करंट में, आई डोंट नो याद है या नहीं है। इनको पद्म भूषण तो दिया ही गया है, इसके अलावा एक प्रीतजिकर जो पुरस्कार आता है, ठीक है, कौन सी है, प्रीतजिकर, प्रीतजिकर पुरस्कार। ओके, प्रीतजिकर पुरस्कार, ठीक है, ये पुरस्कार यानी प्रीतजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी इसको लिखें, प्रीतजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार लिख लें, ज्यादा बेटर होगा। आर्किटेक्चर पुरस्कार, ओके, इस पुरस्कार को लिखें, जो कि आपका 2018 में इनको दिया गया था, 2018 में दिया गया था इनको, किसे, बालकृष्ण दोषी को 2018 में दिया गया था। और इस प्रकार के ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रकार का ये पुरस्कार पाने वाले ये क्या थे, पहले भारतीय थे। कौन, बालकृष्ण दोषी, पहले भारतीय। अभी तक केवल एक ही भारतीय को एक्चुअली यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभी तक केवल एक ही भारतीय को यह जो है पुरस्कार दिया गया है। पहले भारतीय वास्तुकार लिख देंगे, ज्यादा बेटर होगा, पहला भारतीय वास्तुकार थे ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अभी तक इसके अलावा फिर किसी और को नहीं दिया गया है। क्लियर, क्लियर। 1927 में इनका जन्म पुणे में हुआ था, तो खैर ये सब इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, निधन हो गया है, जन्म इनका 1927 में पुणे में हुआ था। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज जो किया गया उसका नाम दिया गया साइक्लोन, या हाल में ही किस राज्य में जारी किया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान क्या होगा, राजस्थान। और राजस्थान के कहां पर, जैसलमेर, जैसलमेर में। ओके, और इन दोनों के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, साइक्लोन। साइक्लोन किन दो देशों के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में। और चूंकि यह क्या है, पहला है, ये भी ध्यान रखना है कि यह पहला है। ठीक है, पहला संयुक्त अभ्यास है भारत और मिस्र। अब बात की जाए मिस्र, मिस्र की राजधानी कहाँ है, अगर बात की जाए मिस्र की तो इसकी राजधानी कहाँ है, काहिरा, काहिरा इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, उत्तरी अफ्रीका। अगर अफ्रीका का मैप याद होगा तो ये कहां पर है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी, इसके राष्ट्रपति का नाम लिख लें, अब्देल फतह अल सीसी। राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतह अल सीसी। ओके, अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल
सीसी जो है इनके राष्ट्र, सीसी गलत हो गया, सीसी अब्दुल फतह अल सीसी इसके राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना है। काहिरा राजधानी है, अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इजिप्ट, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ब्राजील और किस देश ने हाल ही में, एक्चुअली मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में इसी आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आप लोगों को जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें से कोशिश करूंगी 4-5 एक्सरसाइज आज करा दूं। हालांकि एवरीडे क्लास में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिलता रहेगा, उन सभी एक्सरसाइज को एक जगह नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अर्जेंटीना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्जेंटीना हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। बात आती है ब्राजील की अगर, तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लुइस इनासियो, आप यहां पे लिख लें लूला डी सिल्वा। ओके, यहां पे इस तरह से इसको लिख लें, लूला डा सिल्वा। ओके, और अगर बात की जाए, चूंकि ये न्यूज है, ये इंफॉर्मेशन है जनवरी की, अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, तो हम लोग दोनों का नाम लिख लेंगे। अर्जेंटीना में जो पूर्व के राष्ट्रपति थे अर्जेंटीना के, वो कौन थे? अल्बर्टो, क्या नाम था इनका? अल्बर्टो। अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो ऐसे लिख लें, अल्बर्टो फर्नांडिस, ये पूर्व के राष्ट्रपति, ठीक है, अल्बर्टो फर्नांडिस। और अभी वर्तमान में कौन है यहाँ पर? वर्तमान में ये अब हट चुके हैं, ये अभी नहीं है। अभी कौन हो गए हैं? जेवियर, ये जनवरी में थे, जब ये हुआ था उस समय यही थे, जेवियर मिलई। अभी ये है जेवियर मिलई यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ब्राजील को अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 5वां देश है। एरिया वाइज ये क्या है? विश्व का 5वां देश है, ये ध्यान रखिएगा, 5वां देश है, ठीक है। अर्जेंटीना को क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ फुटबॉल बोला जाता है। अर्जेंटीना को क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ फुटबॉल, यानी फुटबॉल की राजधानी, कैपिटल ऑफ फुटबॉल, कैपिटल ऑफ फुटबॉल बोला जाता है। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इनमें से किस शहर में आयोजित समारोह में एनएमडीसी ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? बिहार, असम, पुणे, चेन्नई। तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई ने जीता है, चेन्नई ने जीता है। ओके, आखिर इंस्टीट्यूट एक होता क्या है? IEI क्या है? यह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, ठीक है। क्या है यह? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार, ओके। नेशनल एनएमडीसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी, यानी आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ओके, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और ये क्या करता है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा क्या है? यह उत्पादक है। क्लियर? लॉयस का सबसे बड़ा उत्पादक। और कोई डाउट यहाँ पे? किसी प्रकार के कोई डाउट है? और ये कब किया गया था? ये जो बैठक की गई है, जो पुरस्कार दिया गया है, 37वीं अगर बोला जाए तो 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस का सम्मेलन था। ये कौन सा था? 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस का यह सम्मेलन है, 37वीं सम्मेलन था ये। बस इतना ध्यान रखिएगा, 37वीं सम्मेलन था। कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है, तो 37वीं यह सम्मेलन था, इंजीनियरिंग सम्मेलन। ओके, इंजीनियरिंग कांग्रेस का सम्मेलन था ये। नाउ
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? सभी योजनाओं के लिए, तो कौन से राज्य सरकार ने किया है देख लेते हैं। पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देख लेते हैं, ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार हो जाएगा। ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार होगा। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि पूछा गया है कि किस योजनाओं के लिए, यानी सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार, अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो निर्माण के क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके निर्माण के क्षेत्र में सबसे अधिक अग्रणी कौन है? तो आपका यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के साथ उसको निर्यात बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, यूपी सेकंड पोजीशन पर है और कर्नाटका थर्ड में है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो चार्जेबल, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आई है मार्केट में, स्कूटी वगैरह भी आ गई है, 4 चक्के आप बस कह सकते हैं कि कार वगैरह भी आ गई है, तो और 3 व्हीलर भी, यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में तमिलनाडु जो है आपका 2 व्हीलर के निर्माण में अग्रणी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के 2 व्हीलर में, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ईवी के 2 व्हीलर में तमिलनाडु जो है आपका अग्रणी है। ओके, ईवी के 2 व्हीलर में तमिलनाडु क्या है? यह सबसे आगे है, अग्रणी है। ये इसको ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे बोला जाता है कि अगर बैटरी का निर्माण सबसे अधिक तो वो महाराष्ट्र दिया गया है या यूज के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनका हाल में ही कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया है वो कौन है? ऑप्शन है लिसा स्थालकर, एलेक्स पेरी, एमालिया करर और थर्ड है बेलिंडा क्लार्क। फोर्थ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलिंडा क्लार्क। ये कौन है? तो ये पूर्व महिला कप्तान तो है ही, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, चलिए यहां मैं लिख देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वोमेन क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया वोमेन क्रिकेट टीम की क्या है? यह पूर्व कप्तान, और इसके साथ साथ, यह कप्तान के साथ साथ क्या है? कप्तान, पूर्व कप्तान के साथ साथ ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि यह बल्लेबाज भी है, बल्लेबाज। ओके, बल्लेबाज, ये दोनों हैं। ठीक है, बल्लेबाज भी हैं। ओके, बल्लेबाज भी है बेलिंडा क्लार्क। और कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? इन्होंने कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को क्या किया था? करीब 97 और 2005 में इन्होंने खिताब भी जिताया था। 97 और 2005 में, 97 एंड 2005 इन दोनों में खिताब इन्होंने ही जिताया था। ठीक है, 97 एंड 2005। ओके, चलिए, खिताब इन्होंने जिताया था किसमें? कप्तानी। अब बात आती है, ये तो हो गई इनकी कांस्य प्रतिमा को लेकर के, इनकी कांस्य प्रतिमा बेलिंडा क्लार्क की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी क्या किया है? प्रतिमा का अनावरण किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। सचिन तेंदुलकर कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। ये ध्यान रखिएगा, अपनी प्रतिमा का अनावरण सचिन तेंदुलकर द्वारा किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कालसा बंडूरी परियोजना जिस महादेई नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में मध्य विवादित है? ऑप्शन है कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक तेलंगाना, कर्नाटक गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक गोवा। एक्चुअली यह जो आपकी नदी है महादेई नदी, ये निकलती कहां से है? पश्चिमी घाट। कहां से? कर्नाटक से ये निकलती है। ओके, कर्नाटक से निकलती है और उसके बाद यह बेलगावी, कौन से जिले में जाती है? बेलगावी,
इस जिले में जाती है, यहां से नदी निकल करके। और इसके बाद ये कहाँ है, तो आप कह सकते हैं भीमागढ़, भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य से यह निकलती है और कहाँ जाती है, गोवा। और गोवा के बाद ये डायरेक्ट कहाँ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में, अरब सागर में। ओके, अरब सागर में ये गिर जाती है। अब कर्नाटक में अगर बात की जाए तो ये नदी का प्रवाह कितना किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। ओके, 35 किलोमीटर है। और गोवा में कितना है, 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर। ओके, 52 किलोमीटर है। कालसा बंडोरी परियोजना जो है वो कहां पर, महादेवी नदी पर ही निर्माणाधीन है, बनाया गया है। और इसी को लेकर के क्या है, इन दो राज्यों के बीच में मध्य विवाद जो है हमेशा चलता रहा है। अगर बात की जाए कि अंतरराज्यीय जो विवाद है वो आर्टिकल किस में आता है, अंतरराज्यीय अगर जल विवाद की बात की जाए, अंतरराज्यीय जल विवाद, अंतरराज्यीय यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। ये आर्टिकल किस में है, 262। अंतरराज्यीय जल विवाद आर्टिकल 262 में है ये, ठीक है, 262 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है, जर्मनी, फ्रांस, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला, तो ये आपका हो जाएगा चीन। एशिया का ये पहला है, ये एशिया का पहला है। लेकिन देश का अगर बोला जाए, देश का दूसरा, तो देश का पहला कौन सा है, पहला जर्मनी है। देश का पहला कौन सा है, यह जर्मनी है। देश का पहला कौन सा है, जर्मनी है। कब लॉन्च किया गया था ये जर्मनी में, सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ओके नाउ, और जो यहाँ की जो चीनी ट्रेन है इसकी गति कितनी है, इसकी गति अगर देखा जाए तो 160 किलोमीटर प्रति आवर है। और इसकी एक स्पेसिफिकेशन और है कि बिना ईंधन भरे, अगर इसमें ईंधन ना हो, बिना ईंधन भरे कितने किलोमीटर तक जा सकता है, यह 600 किलोमीटर तक। अगर इसमें ईंधन नहीं है तो भी ये 600 किलोमीटर तक यह जा सकता है, ठीक है, 600 किलोमीटर तक ये चल सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों में से एक नहीं है। ऑप्शन है ए ब्रह्मास्त्र, बी आरआरआर, सी कश्मीर फाइल्स एंड डी कंतारा। आप लोगों ने अगर कश्मीर फाइल्स में भी नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा, कश्मीर फाइल्स वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी है, इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्कर फिल्म के लिए ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ये जो है इन फिल्मों में से एक नहीं है, चुनी गई फिल्मों में से ये तीन तो थे, आरआर का नाम गया था, कश्मीर फाइल्स का गया था, कंतारा गया था, लेकिन ये आपका ब्रह्मास्त्र जो है यह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बस इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि आगे इसमें स्पेशल क्या है वो न्यूज आएगी, क्योंकि हम जनवरी का देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हमें देखना है। भारत के किस राज्य का अस्का थाना जो है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है। एक्चुअली ये अस्का नहीं है, आसिका है। ओके, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आसिका है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा। ओके, उड़ीसा थाना। और ये लगातार जो है देश का नंबर 1 बोला गया है ना कि पुलिस स्टेशन है, लगातार ये दूसरी बार चुना गया है, लगातार यह सेकेंड टाइम चुना गया है, सेकेंड टाइम, दूसरी बार जो है इसको चुना गया है, ठीक है। और यहाँ के आईआईसी कौन है, प्रशांत। एक्चुअली ये सब इंस्पेक्टर रैंक होता है एक आईआईसी, तो कौन है ये, प्रशांत कुमार साहू को जो है स्टेशन का अवार्ड भी दिया गया है, प्रशांत कुमार साहू को, ठीक है। और ये आसिका है कहाँ थाना, तो ये आपके गंजाम जिले में पड़ता है, गंजाम जिले में। ओके, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की। यानोमामी, चलिए ठीक है, यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है किस देश की सरकार ने।
अब हमें देखना क्या है, ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, जापान, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील की सरकार ने किया था। एक्चुअली ये जो यानोमामी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोने का बहुत ज्यादा खनन होता है, ठीक है, सोने का खनन। इससे रिलेवेंट एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ही सोने के भंडार पाए गए हैं, वो भी उड़ीसा में, देवघर, केओंझर और आपके मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सोने का भंडार मिला है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आया है, इसलिए मैंने बता दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोने का यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा खनन, वो भी अवैध खनन। खनन तो खनन, अवैध खनन है, अवैध लिख ले तो ज्यादा सही रहेगा, अवैध खनन लिख ले, ठीक है। अवैध खनन जो है यहाँ पर किया जाता है, किसका, सोने का। कहां पर, यानोमामी में सोने का अवैध खनन जो है यह किया जाता है। और इसके अगर इस अवैध खनन से क्या होता है, जो कुपोषण, इससे क्या होगा, कुपोषण जनित परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। क्या होता है, कुपोषण, कुपोषण, ओके, कुपोषण जनित परिस्थितियों, इन सभी परिस्थितियों से क्या होता है, जो बीमारी फैलती है, ओके, तो इसलिए बीमारी फैलती है। सोने का अगर आप कहीं पे खनन करते हैं ना, किसी भी एरिया में देखते हैं आप, माइंस वगैरह जो एरिया खनन होता है वहां पे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना। तो खनन का मतलब वहां एक तो अवैध खनन किया जा रहा है, दूसरा क्या है, कुपोषण का शिकार है। तो ये सबके कारण क्या है ना, वहां के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं कि वो बीमार पड़ गए थे, ठीक है। बच्चों की मौत की खबरें बहुत अधिक आ रही थी, इसलिए वहां पर क्या किया गया था, मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तो कहाँ का है ये, ब्राजील का है, ब्राजील का, ओके। नाउ अब इसके साथ एक इंफॉर्मेशन आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यानो जो मामी है, ये एक प्रकार की जनजाति होती है। क्या है, यह एक प्रकार की जनजाति है। चलिए हम लोग इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख ही सकते हैं, लिख लें। एक प्रकार की क्या है, यानोमामी, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, जनजाति है, जनजाति है यानोमामी। और ये कहां पाई जाती है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी के आप इसको लिख सकते हैं, इसको दक्षिण अमेरिकी भारतीय भी कहा गया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी, इसको क्या बोला गया है, दक्षिण अमेरिकी भारतीय, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कहां पाया जाता है, यह जो है दक्षिणी वेनेजुला, दक्षिणी वेनेजुला, ये लिख सकते हैं। और वेनेजुला के ओरिनोको बेसिन, कौन सा है, ओरिनोको बेसिन, इस एरिया में तो पाया ही जाता है ओरिनोको बेसिन, ओके। इसके अलावा यह उत्तरी ब्राजील में भी पाया जाता है, उत्तरी ब्राजील। और ब्राजील में यहाँ पर कौन सी बेसिन आएगी, अमेजन बेसिन। कौन सी है यहाँ पर, अमेजन नदी या बेसिन, आप जो भी लिख लें यहाँ पर, अमेजन नदी या बेसिन, जो भी आपको लगता है आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इनकी भाषा क्या होती है, जीरियाना, जीरियाना जो इनकी भाषा होती है, ठीक है। नाउ क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसके अलावा गृह मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ओके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलते हैं, मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उनके विचारों को बदलने के लिए, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों के लिए प्रज्वला चैलेंज को लाया गया था। वहां की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बदला जाए उसके लिए और कार्य को आमंत्रित करने के लिए। चलिए ठीक है, किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप विकसित किया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी किस संस्था है, आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी, नेस्कॉम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह किसके द्वारा है, एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ओके। ये ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ओके, इसके द्वारा इसको लाया गया था। कब इसका लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च कब किया गया है, 30 दिसंबर 2016 को क्या किया गया था, भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, ओके, 30 दिसंबर, ठीक है।
और इसका डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब बात आती है सेबी को लेकर के, तो सेबी को बस लेकर के इतना लिख लें कि इसको कब इसकी स्थापना की गई थी, 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना की गई थी। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन, चूंकि महिला है और पहली बार कोई महिला बनी थी तो लिख ले माधवी पुरी बुच। ओके, ये इसकी जो है चेयरमैन रही है, ये इंफॉर्मेशन को कर ले आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। इन्होंने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की, 1 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। बस इसमें अमाउंट लिखना और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अमाउंट लिखना है इसके वजह इसमें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम, बांग्लादेश क्रिकेट टीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम। ओके, इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और अगर बात की जाए कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, बीसीसीआई सचिव कौन है, जय शाह। जय शाह कौन है, ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। ठीक है, और इस अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा। कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इन कोवैक को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है सबसे पहले, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देख लेते हैं क्या होगा। अजय सिंह, संजय माथुर, संदीप सिंह, जितेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जी। क्या है ये, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये कौन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ये प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौन, जितेंद्र सिंह। और हमारे अगर बात की जाए कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख, तो कौन है, मनसुख सिंह मंडाविया, है ना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, तो कौन सी कंपनी ने किया है, तो क्या होगा, भारतीय बायोटेक। किसने किया है, भारत बायोटेक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत बायोटेक। ये ध्यान रखिएगा, पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है ये, पहली। तो ये तो अपने आप में पहले इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा है इनकोवैक, नाम क्या है, इनकोवैक। इनकोवैक इसको लॉन्च किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया गया है, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान के बीच में। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा एक फिक्स्ड होती है कुछ चीजें एक्सरसाइज को लेकर के, जैसे वीर गार्जियन हो या धर्म गार्जियन। ओके, या धर्म गार्जियन, ये दोनों एक ही है, वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन। बात की जाए कि भारत और चीन के बीच में कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो भारत और चीन का कौन सा है, हैंड इन हैंड। क्या नाम है, हैंड इन हैंड। ओके, ठीक है। अमेरिका के साथ कौन सा है, अमेरिका के साथ कौन सा है, वज्र प्रहार। अमेरिका के साथ कौन सा एक्सरसाइज क्या किया जा रहा है, ब्रज प्रहार। ठीक है, ये कुछ फिक्स्ड नाम है एक्सरसाइज के। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा है, ऑस्ट्रिया हिंद। ऑस्ट्रेलिया हिंद। ओके, हिंद। जापान का आपने देख ही लिया, वीर गार्जियन। इसके अलावा और भी बहुत से आएंगे, जैसे बांग्लादेश है तो संप्रीति होगा, सिंगापुर है तो सिम्बैक्स होगा। इस तरह से भी याद रखे रहिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ट शतरंज दोनों खिताब जीते हैं, आर्य प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, कनरो हेम्पी, हरिक द्रोणावली। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैग्नसन कार्लसन। कहाँ के हैं ये, नॉर्वे के। कहाँ के हैं, नॉर्वे के। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या का लक्ष्य क्या है, ओके, का लक्ष्य क्या है।
1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख इसका लक्ष्य है। और बात की जाए कि आयुष्मान भारत या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो आपको बोला जाए, या आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र है ना, प्रधानमंत्री क्या है यह, या तो ये बोला जाए यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रत्येक परिवार को क्या बोला गया था, कितना दिया जाएगा? कितना रुपए? 4 लाख, 4 लाख तक की मदद दी जाएगी। और इसके अंदर कितने परिवार को टारगेट किया गया था? 10 करोड़ इतने परिवारों को जो है टारगेट यानी मदद जो है पहुंचाई इतने परिवारों को मदद जो है पहुंचाई जाएगी, ऐसा टारगेट किया गया था। ऐसा टारगेट जो है यह किया गया था। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? फर्स्ट है जापान, सेकंड है चीन, थर्ड है अमेरिका एंड फोर्थ है कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर, यानी क्या होगा इसका राइट आंसर? कनाडा हो जाएगा। कनाडा, केवल कनाडा आंसर होगा और इसमें कुछ मेंशन ना करें, ठीक है, कनाडा दे दे आंसर। नेक्स्ट है तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद ने जे जमुना का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है 76 ईयर्स, 86 ईयर्स, 96 ईयर्स, 66 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 ईयर्स, 86 ईयर्स। ओके, 86 ईयर्स। नाउ किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फिनलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वीडन ने संभाला है। कब? 1 जनवरी 2023 को इसने 6 महीने के लिए यूए की जो है परिषद की अध्यक्षता को इसने संभाल लिया है, ठीक है। यह ईयू में शामिल कब हुआ था? 1995 में क्या हुआ था? यह ईयू में शामिल। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इससे पहले भी इसने अध्यक्ष का पद संभाला है, वो है 2001 एंड 2009 में इसने अध्यक्ष के पद को संभाला है, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्वीडन, जो कि इसकी राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ओके, स्टॉकहोम। और अगर बात की जाए इसके पीएम की, कौन है इसके पीएम, तो क्या होगा? उल्फ क्रिस्टर्सन, ओके, ये कौन है? स्वीडन के पीएम है। स्वीडन को लेकर के एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, नाटो में अपनी यह क्या चाह रहा है कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं। तो नाटो का 32वां सदस्य बनने वाला कौन है? नाटो का स्वीडन है, 32वां सदस्य नाटो का। नाटो का 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। और ये कब बना है 31वां सदस्य? ये बना है आपका 4 अप्रैल 2023। आखिर ये 4 अप्रैल में ही क्यों नाटो का सदस्य बना? क्योंकि नाटो का जो, अगर बोला जाए नाटो का जो गठन किया गया है, कब किया गया है? 4 अप्रैल 1949। इसलिए 4 अप्रैल को ही फिनलैंड इसका जो है 31st जो है इसका मेंबर बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कौन सा देश हाल ही में अपनी कूना मुद्रा से यूरो में बदल गया और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है? स्लोवानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रोएशिया, बी इज द राइट आंसर, बी। पेप्सिको फाउंडेशन और किसने हाल ही में भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, केयर। तो किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केयर ने किया है, केयर, ओके। शी फीड्स द वर्ल्ड, क्या है यह? शी फीड्स द वर्ल्ड, ओके। तो पेप्सिको फाउंडेशन और किसने? तो केयर ने मिलकर के किया। आखिर ये है क्या? ये केयर क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्या है यह? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को
सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने, ओके, सशक्त बनाना। केयर, केयर क्या है? बनाने के लिए, जो मुख्य रूप से क्या होगा, छोटे पैमाने पे महिला, जो कह सकते हैं कि जो महिला उत्पादक है उस पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल जो है वो दिया जा रहा है? किस मिशन के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा मिशन, अटल मिशन, विज्ञान मिशन और जल जीवन मिशन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन। क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर कर लेते हैं, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन। ओके, और इसको कब लॉन्च किया गया? इसकी शुरुआत कब की गई? इस जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है कब की गई? 15 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ओके, 11 करोड़ घरों को क्या किया जा रहा है? नल से जल जो है दिया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? 2024 तक सभी घरों में नल से जल का पानी पहुंचाने का, प्रतिदिन 55 लीटर करीब जो है इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन, है ना, 2024 तक सबके घर में क्या होना चाहिए? घरेलू नल का जो नल का कनेक्शन लग जाना चाहिए 2024 तक। ओके, और हमारे वर्तमान में अगर बोला जाए कि जल शक्ति मंत्रालय कौन है? हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये नाम ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ कर रहा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर। इसी कार्यक्रम को मैंने जो भी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था, इसी को बढ़ाने के लिए, आगे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया इसने? राज्य मंत्रियों के साथ पहले अखिल भारतीय वार्षिक, पहला क्या है यह? अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस पर? जल पर। ओके, कहाँ किया जा रहा है? इंदौर, इंदौर में किया जा रहा है, इंदौर में किया जा रहा है ये। ओके, सॉरी इंदौर नहीं, भोपाल होगा ये भोपाल है, भोपाल एमपी में किया जा रहा है। ठीक है, ए इज योर राइट आंसर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, और इसका अगर पूछा जाए कि इसकी इस वार्षिक सम्मेलन का जो थीम है या विषय है, क्या रखा गया? इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम क्या रखी गई है? वाटर विजन एट द रेट ऑफ 2047, ये इसकी जो है थीम है, एट द रेट ऑफ 2047। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने भारत से काला जार को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024, 2025, 2026, 2023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023। एक्चुअली भारत में अगर आप देखेंगे तो 90% से अधिक जो कालाजार की समस्या है यूपी और बिहार में ही है। ठीक है, यूपी और बिहार में ही है, यूपी बिहार में है, या यूपी और सॉरी बिहार और झारखंड में 90% से अधिक। लेकिन अगर बात की जाए यूपी की या वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर जो आपके ब्लॉक लेवल पे ये जो है इसका जो टारगेट किया गया है वो ऑलमोस्ट जो है उसका उन्मूलन का लक्ष्य इन लोगों ने हासिल कर लिया है। ठीक है, ब्लॉक स्तर तक। और ये काला ज्वर जो क्या है, ये एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है, संक्रमण से फैलता है। ठीक है, संक्रमण से यह फैलता है। ठीक है, और इसका अगर पूछा जाए कि कौन सा किस प्रकार के मतलब किससे ये फैलता है, तो सैंड फ्लाई, क्या नाम होगा इसका? सैंड फ्लाई। देख लेते हैं क्या है। फ्ले, इसको आप लिख सकते हैं फ्ले, देखिए साइंटिफिक नेम है, बहुत ध्यान से रखिएगा, बोटो माइन। ठीक है, फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई। इसके द्वारा जो है ये काला जर जो है फैलता है, इसी के द्वारा ये काला जर जो है ये क्या है? संक्रमित मादा। ठीक है, संक्रमित मादा, इसी के काटने से क्या होता है? मनुष्यों में ये फैलता है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है इजराइल, गुआना, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुआना। ये गुआना के हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुआना के हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। हाल ही में किसने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय रेलवे। तो किसने किया है? भारतीय रेलवे ने किया है, भारतीय रेलवे ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? मुंबई रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। तो किसको किया गया है? यह विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। पर्यावरण की 6 श्रेणियों में इसको कितनी रैंक मिली है? इसको मिली है 100 से
82 रैंक मिली है, 82 रैंक इसे दिया गया है, ठीक है, पर्यावरण की 6 श्रेणियों में से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा ने निम्नलिखित में से किस देश के 39वें राष्ट्रपति की शपथ लिया है? ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राजील, ब्राजील हो जाएगा। ओके, जितने भी राष्ट्रपति हैं सबका एक जगह नाम को लिखिएगा, प्रधानमंत्री के नाम को एक जगह, क्योंकि इस एक साल में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? वाराणसी, इंदौर, पुणे, चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंदौर हो जाएगा। कौन सा रहा है? या इंदौर। और ये कौन सा प्रवासी था? तो ये 17th था, 17th था, ये भी ध्यान रखेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से 2023 के किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा मिक्स डबल के उपविजेता थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ओपन, बी फ्रेंच ओपन, सी अमेरिकी ओपन एंड डी विंबलडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। किसके थे ये? ऑस्ट्रेलियाई ओपन के थे। कौन कौन? खिलाड़ी का नाम क्या है? खिलाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। क्लियर? चलिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा चारों विंबलडन को हम लोग एक दिन क्या करेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगी चारों विंबलडन, ठीक है, चारों विंबलडन की हम लोग एक दिन और मैं कोशिश करूंगी 5-10 मिनट का वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को एक जगह जो है इससे रिलेटेड जितने भी हैं इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए। एक्चुअली मेरी अभी फिर क्लास है, तो ज़्यादा डिटेल अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसकी डिस्कस मैं किसी और दिन क्लास में कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है, मुझे ध्यान रहेगा, मैं नहीं बोलूंगी, इस क्वेश्चन का मैं और किसी दिन करवा दूंगी। बस इतना यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन फर्स्ट ये होता है, जैसे अगर आप मैप देखेंगे, सपोज आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया, आपका फ्रांस यहाँ हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यूके हो जाएगा, और यहाँ पर आपका यूएस हो जाएगा। तो इनका खेलने का क्रम भी ऐसा ही है, पहले ये होता है, फिर फ्रांस है, फिर यूके है, और एंड आपका यूएस है। इस प्रकार से इनका खेलने का क्रम भी यही है, ठीक है, और इस प्रकार से खेलने का इनका क्रम भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, रिलायंस पावर लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनटीपीसी, एनटीपीसी हो जाएगा, ठीक है। और कब एनटीपीसी की स्थापना की गई है? तो 7th लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसको 1975 डायरेक्ट लिखें। 1975 में स्थापना की गई थी। ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है। और इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं एनटीपीसी के। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह गोवा में है। गोवा में है। कितने लेन का है ये? 8 लेन का है। 8 लेन का है ये, ठीक है, 8 लेन का है ये। और किस नदी पर है? यह जुआरी नदी पर है। जुआरी नदी, जुआरी नदी। ये क्या करती है? जुआरी नदी उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है? उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को जोड़ने का काम करती है। कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में है, केरल का तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, शहीद दिवस, पराक्रम दिवस। तो आंसर ए हो जाएगा, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 मार्च, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड लास्ट है पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? पुणे, चेन्नई, मुंबई, कोहिमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कोहिमा हो जाएगा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है। क्लियर? तो आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखे हैं। आपकी अगेन जो क्लासेस होगी केवल और केवल एसआई की जितनी भी पूरे एक साल की करंट अफेयर्स की टारगेट रखा गया है, जो आपकी क्लास में करवा दी जाएगी। आप लोग बस एक ही काम करना है, एज मच एज इसको रिवीजन किया करें। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिलेक्शन में, और रिवीजन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए क्लास करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स भी जरूर किया करें, पूछ लिया करें। मिलते हैं फिर टुमारो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।